Assalamualaikum students. You are watching MM Nazir YouTube channel NMDCAT Biology 2021 का लेक्चर है जिसमें हमारा मेजर टॉपिक जो है वो है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो अब हम तकरीबन जो है लास्ट में इस टॉपिक के पहुंच चुके हैं। तकरीबन सारे ही टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। लास्ट टू जो टॉपिक्स रह गए हैं, वन इज क्रेब्स साइकिल एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये सारे स्टेप्स जो हैं यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब ही जो स्टेप्स हैं एक्चुअली ये एयरोबिक रेस्पिरेशन के हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है, यानी कि कैटाबोलिज्म होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं उसमें आते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी है क्रेब्स साइकिल की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल के नेम को। अच्छा, इसके तीन नाम हैं, क्रेब्स साइकिल, टीसीए, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल इसको क्यों कहा जाता है? इसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स डिस्कवरर, यानी कि वो वाला साइंटिस्ट जिसने इस साइकिल को डिस्कवर किया जिसका नाम था हैंस क्रेब्स। ठीक है, इस नाम के बेस पे उसके साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया उस बेस पे इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, टीसीए भी कहा जाता है, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इसको ये नाम इस वजह से मिला क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है जिसको हम सिट्रेट कहते हैं, सिट्रेट में एक्चुअली 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 3 मौजूद होते हैं जिस बेस पे हम इसको टीसीए भी कहते हैं, टीसीए साइकिल। इसके अलावा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है, पहले भी बात हो चुकी है, वो बनता है सिट्रेट या फिर उसकी दूसरी फॉर्म सिट्रिक एसिड होती है। इसकी वजह से भी हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब ये होता कहाँ पे है? एक्चुअली ये टेक प्लेस होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया in eukaryotes. ठीक है, the citric acid cycle take place in the matrix of mitochondria just like the conversion of pyruvate acetyl CoA। अच्छा, ये हम पहले पढ़ चुके थे लास्ट टॉपिक के साथ कि पायरुवेट की जो है चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनटू एसिटाइल CoA। तो ये भी दोनों जो प्रोसीजर्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि अगर प्रोकैरियोट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये स्टेप्स जो हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यहाँ पे क्रेब्स साइकिल देख लेते हैं। अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके थे कि एसिटाइल CoA में कैसे जो है चेंज होता है पायरुवेट के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आगे चलना है। अब एसिटाइल को जो है जब बन जाएगा तो एंटर होगा इस साइकिल के अंदर। अब इस साइकिल के अंदर यानी कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट भी कहते हैं और ऑक्जेलो सक्सिनेट भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट जो है इसका ज्यादा कॉमन नेम है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है कंबाइन करता है सिट्रेट के साथ। ठीक है, सिट्रेट सिंथेज जो है यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है और ये कितने कार्बन पे मुश्तमिल होता है? इट इज 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है और हमें पता है एसिटाइल CoA में पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं पायरुवेट में, जबकि एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन रिलीज हो जाता है और यहाँ पे एसिटाइल CoA में जो है सिर्फ 2 कार्बन रह जाते हैं। जब 2 कार्बन आए तो ये कितने कार्बन कंपाउंड्स में जो है कंसिस्ट किया? तो ये 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। ठीक है, 5 कार्बन ये बन गया 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 4 + 2 = 6। सिट्रेट क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आगे जाते हैं तो ये चेंज होता है अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में आइसोसिट्रेट में। ठीक है, किससे होता हुआ? सिस अकोनिटेस बनता है जो कि इमीडिएटली चेंज हो जाता है इनटू आइसोसिट्रेट में।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है इट इज अकोनिटेज। एक्चुअली यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो रही है, और आइसोमेरिज्म आपको पता है किसे कहते हैं, जब केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होता है, यानी कि एक ही चीज है लेकिन बॉन्ड्स की डिफरेंट प्लेसमेंट की वजह से उसका स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और ये बन गया है यहाँ पे आइसोसिट्रेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको कहते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, एक NAD को NADH में चेंज कर रहा है यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। और हमारे पास एक ये एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल आया है जिसको हमने याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इट विल चेंज, अच्छा यहीं से आइसोसिट्रेट की ये सब बना, और साथ में हमारा आइसोसिट्रेट जो है वो किस में चेंज हो गया है, वो हो गया अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब यहाँ पे एक एनर्जी कंपाउंड बना, साथ ही एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज भी हो रहा है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो 6 कार्बन पहले थे, तो अब कितने रह गए, 5 कार्बन, यानी कि अल्फा ग्लूटरेट कितने कार्बन पे कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक और कार्बन रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एक दफा और हमें क्या मिला, NADH, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से जो है ऑक्सीजनेशन हुई, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए, और क्या बन गया, NADH बन गया, विच इज ऑल्सो एन एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा ग्लूटरेट किस में चेंज हुआ, सक्सिनाइल CoA में, यहाँ पे इनके CoA जो है ऐड होगा, और यहाँ पे अगर कार्बन एक रिलीज हो गया था और ये 5 कार्बन था, तो सक्सिनाइल CoA किस पे कंसिस्ट करता है, एक्चुअली इट इज 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड आगे जो है, अच्छा यहाँ पे इसके एंजाइम्स मेंशन है, इट इज अल्फा ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज अगेन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक GDP जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच करता है, और यहाँ पे हमें मिलता है GTP, ठीक है। अब ये जो GTP है ना, ये एक्चुअली फॉरेन से जो है चेंज होके हमें एक ATP दे देता है, यानी कि इट इज इक्वल टू ATP, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें एक ATP और मिल गया। अब यहाँ से क्या होगा कि इसके साथ जो कोएंजाइम अटैच था वो रिलीज हो जाएगा, जो कि हमें पता है दोबारा से जो दूसरा यहाँ पे पायरुवेट का मॉलिक्यूल आएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा, और दोबारा से साइकिल में जो है चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो सक्सिनाइल CoA था, सक्सिनाइल CoA से एंजाइम रिलीज हो गया CoA, और यहाँ पे वापस हमारे पास क्या बन गया, सक्सिनेट बन गया। अब सक्सिनेट ने क्या करना है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा और इसको चेंज कर देगा इनटू फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में चेंज होते हुए यहाँ पे एक और एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा विच इज FADH2, जो कि FAD से चेंज हुआ इनटू FADH2, ठीक है। अब फ्यूमरेट ने क्या करना है, फ्यूमरेट जो है यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ फ्यूमरेज होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, और फ्यूमरेट चेंज हो जाएगा इनटू मलेट। अब मलेट क्या होगा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये याद रखना है, ये सारे जो है 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं, यहाँ से जितनी साइकिल चलेगी ये 4 कार्बन कंपाउंड पे कंसिस्ट कर रही है। अब मलेट क्या है, चेंज होगा ऑक्सैलोसक्सिनेट में। यहाँ पे मलेट डीहाइड्रोजनेज जो है वो एंजाइम का नाम है, और यहाँ पे अगेन हमें एक एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड मिला विच इज NADH, और यहाँ पे यानी कि ऑक्सीडेशन हुई और मलेट चेंज हो गया इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट, और हम लोगों ने यहाँ पे रीजनरेट कर लिया वो वाला मॉलिक्यूल जो कि नेक्स्ट आने वाले एसिटाइल CoA के साथ जाके अटैच होगा, और साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ था तो हमारे पास कितने कंपाउंड्स आए थे, पायरुवेट के 2, ठीक है। ये साइकिल जो एक हमने पढ़ी है इट इज फॉर 1 पायरुवेट, यानी कि एक साइकिल होने के बाद दोबारा से जो दूसरा वाला पायरुवेट का मॉलिक्यूल था वो साइकिल को दोबारा से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यानी कि जो जो हमें एनर्जी मिली एक्चुअली वो डबल मिली, यानी कि अगर एक ग्लाइकोलाइसिस के यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मिले, तो हमें यहाँ पे अगर 3 NADH मिले हैं, यानी कि एक्चुअली वो कितने हैं,
वो 6 है, क्योंकि ये साइकिल 2 दफा चलना है। इसी तरह यहाँ पे हमें एक FADH मिला है, तो DH2 मिला है, तो एक्चुअली ये एक नहीं, ये 2 मिले हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखा जाए तो 2 पायरुवेट देता है और साइकिल 2 दफा रन करेगी। अब यहाँ पे एक ATP मिलता है, एक ATP जो है वो एक्चुअली 2 ATP हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हैं। ये सब आपको समझ आ गया होगा, क्या क्या हमने इससे गेन किया वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपने जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिर्फ मैंने क्रेब्स साइकिल रखा है ताकि आप अच्छे से इसको मेमोराइज कर सकें। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक NADH मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है तो वो कितने ATP देगा। अब हमें पता है कि हम एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, हम एनर्जी करेंसी जो है वो कहते हैं ATP को, ठीक है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है हमारे पास। तो NADH तो नहीं है, उसको तो नहीं हम यूज करते। तो एक्चुअली ये है तो एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड, लेकिन इनको चेंज करना पड़ेगा ताकि हम एक यूजेबल एनर्जी की फॉर्म हासिल कर सकें, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपसे MCQ पूछा जाए कि अगर हमें एक NADH मिल रहा है तो एक्चुअली हमें इससे कितने ATP मिलेंगे, यानी कि यूजेबल एनर्जी फॉर्म कितनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं एक NADH जो है वो 3 ATP के इक्वल है, ठीक है। MCQ आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक NADH जो है वो 3 ATP देता है। अगर FADH2 के बारे में ये सेम क्वेश्चन हो तो आप कह सकते हैं कि एक अगर FADH2 है तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमें देगा एक ATP, ठीक है। ये एक ATP देगा और ये जो है हमें 3 ATP देगा। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज को मैं करेक्ट कर दूं कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि FADH जो है FADH2 ये एक्चुअली 2 ATP के इक्वल है, ठीक है, नॉट 1 ATP। अगर NADH की बात करें तो वो 3 ATP देगा, जबकि FADH2 की बात करें तो हमें 2 ATP देंगे, ठीक है। तो ये था, अब यहाँ पे आपको पता चल गया हमें कितनी एनर्जी मिली है, कितनी यूजेबल है, यानी कि इसे सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। वो उसको कहेंगे कि जिसने हमें डायरेक्ट ATP दी है। यहाँ पे एक ATP भी डायरेक्ट जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली ATP एक ही मिला है और एक्स्ट्रा जो एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल मिले हैं वो 3 NADH मिले हैं और एक FADH2 मिला है विद 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल। और इसको जो है हम लोगों ने यूजेबल एनर्जी में चेंज करना है इन द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें दूसरे एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स मिले हैं एक्सेप्ट ATP, उसको चेंज करेंगे इनटू ATP, ठीक हो गया, एज अ मनी चेंजर। जैसे अभी करेंसी की बात की थी कि हमें पता है ATP जो है ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं, उसको सेल जो है वो यूज करता है डायरेक्टली, जबकि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकता, लाइक FADH2 या NADH2। तो उसको क्या करना है, चेंज करवाना है, और वो चेंजिंग कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगी, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। आपने इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है और हमारे सेशन भी ज्वाइन करना है। और हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है प्लीज़ उस पर कॉन्टेक्ट करें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और आपको कंप्लीट जो है तमाम सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, आपको लाइव लेक्चर भी मिलेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आपके साथ आपको स्पेशल टीचर्स जो हैं वो गाइड करेंगे और साथ में MCQ प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।